हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? सब अच्छे? तो बच्चों, आज हम इस क्लास में वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। हमने पिछली क्लास में बताया था कि हमें किस तरह से प्लानिंग करनी होगी जिससे ना सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स आएँ, जो कि 12 मार्क्स का इसका वेटेज है, बल्कि हम इसको ये समझ पाएँ कि ट्रिग्नोमेट्री की हमारे लाइफ में ज़रूरत क्या है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए अदर देन बोर्ड एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, अगर हम जानने की कोशिश करें कि वर्ड कहाँ से आया, क्यों आया, तो देखिए, अगर आप ब्रिटानिका को रेफर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो वर्ड आया है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया, ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। तो ट्रिगोनॉन का मतलब हो गया ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो बेसिकली जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो मतलब हम 3 साइड की बात कर रहे हैं और 3 एंगल्स की बात कर रहे हैं, उनके मेजरमेंट की बात करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब हुआ वो ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। तो ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर जो उसके फीचर्स हैं, साइड्स हैं, एंगल्स हैं, उनके मेजरमेंट की बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको ये कहा जाए कि ट्राइंगल के 3 साइड्स पता हैं, से फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर्स, और मैं आपसे पूछूं कि इसके जो अंदर के एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स हैं, इनका मेजरमेंट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और आप इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर प्रोट्रैक्टर लेंगे और प्रोट्रैक्टर से तीनों एंगल को नापेंगे। इस प्रोसेस में थोड़ी सी एरर हो सकती है अगर आपकी ज्योमेट्री या ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं हुई तो, लेकिन यही काम बगैर ज्योमेट्रिकल टूल्स के ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम चुटकियों में कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, ये शुरुआत थी। फिर हम कैसे भी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से शुरुआत हुई। इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस लोगों को पता चली और इसने मैथ्स के क्षेत्र में लगभग मिड एज में रूल किया था। बता रहा हूँ उसके बारे में। तो बच्चों देखिए, ये मेरे पास ट्राइंगल है, नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? देखिए, मैं किसी भी तरह के ट्राइंगल को बड़े आराम से राइट एंगल ट्राइंगल से ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए ऐसे। तो क्या हुआ? ये एंगल 90 का हुआ। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बन गया और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया। अब मैं इन 2 ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, इन 2 ट्राइंगल्स को जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स बन चुके हैं, इनको स्टडी करूंगा। मतलब इन दोनों की स्टडी से मुझे ट्राइंगल एबीसी की स्टडी करने में हेल्प मिलेगी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल इनिशियली नहीं है। तो ये है इसका मैजिक। तो बच्चों, 16th सेंचुरी के आसपास, जब ये न्यूटन का टाइम था, गैलीलियो का टाइम था, तब तक इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की साइड्स या एंगल्स निकालने में ही काम आता था। अगर साइड्स पता है तो एंगल निकाल लो, एंगल पता है, 1-2 साइड पता है तो दूसरी चीज निकाल लो। कुल मिलाकर के 6 चीजें हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक और ट्राइंगल है, मेरे पास ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये एंगल पता है, ये साइड निकालनी है, थर्ड साइड निकालनी है, निकाल सकते हैं बगैर कंस्ट्रक्शन के। तो ये सारा काम लगभग 16वीं सेंचुरी तक होता रहा और उसके बाद फिर मैजिक हुआ, क्योंकि लोगों ने इसके एप्लीकेशन के बारे में सोचा और ये इसका इस्तेमाल उसके बाद हर उस चीज़ में हुआ जिसको आज हम मैजिक कहते हैं। जैसे डिफरेंट मशीन्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, क्योंकि फोर्सेस को स्टडी करना आसान हो गया, मोमेंटम को स्टडी करना आसान हो गया। एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, गैलेक्सीज, इनकी स्टडी में आसानी हो गई, क्योंकि कोई भी 3 स्टार उठाओ, क्या बनेगा? ट्राइंगल। और जहाँ ट्राइंगल बनेगा, फटाक से क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे डिस्टेंस पता करने और वो सारी चीज पता करने में। तो बच्चों, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, जो किसने लिखा है? J.F. हार्वर्ड ने। और ये कौन थे? ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनका शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा योगदान रहा है अपने टाइम पर। और इन्होंने क्या लिखा है?
देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। मतलब मैथ्स की शुरुआत जहाँ से हुई, नंबर सिस्टम वगैरह बने, नंबर्स और छोटी छोटी बातें, कर्व्स के बारे में स्टडी चालू हुई, तो अगर यहाँ से मैथ्स स्टार्ट हुआ और आज बढ़ते 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 मैथ्स इस लेवल पर आ चुका है, तो मैथ्स की प्रोग्रेस कुछ इस तरह से हुई है। तो उसका जो बीच का पार्ट है यहाँ पर, ये 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये सब वो टाइम रहा है जब जिसमें वो कहना चाहते हैं कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो रूल किया है वो ट्रिग्नोमेट्री ने किया है, ऐसा इनका कहना है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में जिक्र किया गया है, ये है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है और कितने होते हैं, क्यों होते हैं? तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। एक बार ग्रेड 12 के बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा टी रेशो कितने होते हैं? उसने कहा सर 6 होते हैं। तो मैंने पूछा 6 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते? उसका जवाब था सर ये तो मैथ्स का रूल है। तो बच्चों, हर एक चीज़ को मैथ्स का रूल बता करके मूर्ख बनने या बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो बेटा से नाम समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। रेशो का मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, दो एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर्स है, एक दूसरी रॉड है उसकी लेंथ 6 मीटर्स है। अब मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ दीज टू रॉड्स, तो आप क्या बोलोगे? इसकी लेंथ को अगर L1 नाम दे दिया जाए, इसको L2 नाम दिया जाए, तो आप क्या बोलेंगे? L1 इज टू L2 इज इक्वल टू 2 मीटर इज टू 6 मीटर्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2 मीटर्स अपॉन 6 मीटर्स। मीटर से मीटर गया, यूनिट सेम है। दो के टेबल करेंगे तो उसको मिनिमाइज करेंगे तो कितना आ गया? 1/3। तो आप बोल सकते हैं L1 इज टू L2 इज इक्वल टू 1:3। मतलब आप बोल सकते हैं कि इन दोनों रॉड की जो लेंथ है उसका रेशो 1:3 है। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं। मैंने तो स्टोरी शुरू से दी थी कि हमारे पास दो रॉड्स हैं, एक की लंबाई 2 मीटर, दूसरे की लंबाई 6 मीटर, तो रेशो क्या निकल के आया? 1:3। अब मैं इसको उल्टा बोलूं कि दो रॉड्स हैं, उनकी लंबाई का रेशो 1:3 है, तो उनकी लेंथ क्या होगी? तो आप एकदम से उसको फिर 2 मीटर और 6 मीटर नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या बोलेंगे? इसमें एक मल्टीप्लाई लगा देते हैं, मान लो हमने x लगा दिया और इसमें भी x लगा दिया, तो हम कहते हैं कि जो पहली रॉड है उसकी लंबाई है 1x या खाली x और दूसरी रॉड की लंबाई है 3x। अब जो आप यूनिट लगाएंगे पहले वाले में वही दूसरे लगाएंगे, चाहे आप सेंटीमीटर लगाओ चाहे मीटर लगाओ या किलोमीटर लगाओ। आपने कहा सेंटीमीटर, दूसरे में क्या लगेगा? सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम रहेगी। तो मतलब ये कहने का ये हुआ, जब आपको एग्जैक्ट लेंथ दी हुई है रॉड्स की तो आपने रेशो निकाल दिया, और अगर रेशो दिया है तो आप एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता सकते हैं। तो वैसे आप क्या करेंगे? उसमें एक मल्टीप्लाई लगाएंगे, एक कांस्टेंट। तो जैसे कि आप x लगा करके लगा सकते हैं, आपकी बुक में लगाया गया बाद में k, सो 1 into k एंड 3 into k। कुछ और लगा लो, 1 into m, 3 into m, और उसका मेजरमेंट के लिए जो यूनिट रहेगी वो दोनों की सेम रहेगी। तो ये आपका रेशो कॉन्सेप्ट है जो ग्रेड 6 या ग्रेड 7 में पढ़ाया जाता है, उसको मैं आपको रिवाइज कराया है। तो बच्चों वापस चलते हैं एनसीईआरटी की बुक पर, और देखिए ये मैंने ट्रायंगल बनाया है, बी पर क्या है? राइट एंगल्ड है, ए मेरा रेफरेंस एंगल है। तो ए को रेफरेंस मानते हुए बीसी क्या है मेरे पास? अपोजिट साइड। एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। और ए बी क्या रहेगी मेरे पास? एडजेसेंट साइड। तो मैंने ए को क्या माना? रेफरेंस एंगल माना है। अगर मैं ए को रेफरेंस नहीं मानूंगा, सी को रेफरेंस मानूंगा, तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि रेफरेंस एंगल कौन सा है। वो कौन सा लिया मैंने? ए। अब देखिए, ए को रेफरेंस मानते हुए अगर मैं रेशो लूंगा BC अपोजिट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज AC, ये लिया इन्होंने, देखो। तो इस रेशो को नाम दे दिया गया SINE, साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए क्यों? क्योंकि एंगल ए डिसाइड कर रहा है कि अपोजिट साइड कौन सी होगी, इसलिए बताना जरूरी है कि एंगल आपने ए लिया है या एंगल आपने सी लिया है एज ए रेफरेंस एंगल, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। मतलब ए एंगल को बेस मानते हुए, एक एंगल को रेफरेंस मानते हुए, ये जो रेशो है इसका नाम किस में आ गया?
साइन नाम दे दिया गया, ऐसा यानी साइन। इसकी भी स्टोरी बाद में बताएंगे। तो बच्चों अब दूसरे रेशो की बात करते हैं जिसमें एडजेसेंट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या हो गई? ए बी इज टू हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? ए सी। ए बी इज टू ए सी, देखिए ये वाला गया। तो एडजेसेंट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज, इसकी बात करेंगे तो क्या है? नाम क्या आ गया? साइन ना होकर क्या बन गया उसका नाम? कोसाइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए फिर से बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? एंगल ए डिसाइड कर रहा है कि अपोजिट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड कौन सी है। तो नाम क्या हो गया? कोसाइन। यह बहुत मजेदार चीज है कि नाम था पहला वाला साइन और दूसरा बना कोसाइन। तो देखेंगे आप सर को ऐड हो गया है, क्यों हुआ है ये मैं अगले लेक्चर से बताऊंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा नाम कैसे आए थे, कहाँ आए थे, ये सब आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। और साइन के बाद कोसाइन में नाम में को क्यों जोड़ दिया गया ये बताऊंगा। तो बच्चों वापस देखते हैं कि और कौन सी पॉसिबिलिटी थी। तीसरी वाली, पहली कौन सी थी? अपोजिट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज, दूसरी एडजेसेंट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज, और तीसरी क्या बची है? अपोजिट साइड कौन सी हुई? बी सी इज टू एडजेसेंट साइड क्या बची? ए बी। और ये रहा आपके पास ये वाला। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका नाम क्या रहेगा? नाम दे दिया उन्होंने टेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए फिर से आएगा, रेशो का नाम क्या हो गया? टेंजेंट। अब इनके अपोजिट रेशो आएंगे, उनके नाम क्या क्या होंगे उस पर नया डाल लेते हैं। तो देखिए जो साइन ऑफ एंगल ए था इसका अपोजिट देखेंगे बी सी इज टू ए सी, उसका अपोजिट क्या है? ए सी इज टू बी सी। ए बी इज टू ए सी क्या था? कोसाइन। इसके अपोजिट जाएंगे तो क्या आएगा? ए सी इज टू ए बी। और जो बी सी इज टू ए बी था उसके जस्ट अपोजिट रेशो क्या बनेगा? ए बी इज टू बी सी। तो जो आपके पास टी रेशो अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, दो साइड का रेशो, अपोजिट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज, नाम क्या है? साइन ऑफ एंगल ए। उसका ठीक अपोजिट रेशो क्या बनेगा? यहां पर हाइपोटेन्यूज इज टू अपोजिट साइड, नाम क्या हो गया? कोसेकेंट। अब इसका नाम कोसेकेंट क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। कोसाइन ऑफ एंगल ए, रेशो क्या है? ए बी इज टू ए सी। अपोजिट रेशो क्या बनेगा? ए सी इज टू ए बी, ये रहा, नाम क्या हो गया? सेकेंड। सेकेंड। ऐसे ही आपके पास टेंजेंट का अपोजिट नाम क्या हो गया? कोटेंजेंट। तो अगर हम इन सबके सबको इकट्ठा लिखें, 6 के 6 को इकट्ठा लिखें, ये कुछ ऐसे नजर आएंगे। देखिए साइन ऑफ एंगल ए को ऑफ ए शॉर्टकट लिखेंगे साइन ए, फिर लिखेंगे हम कोसाइन ए, फिर लिखेंगे हम टेंजेंट ए, फिर लिखेंगे हम इसका अपोजिट, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट। इसका अपोजिट है कोसेकेंट ऑफ ए, इसका अपोजिट है सेकेंट ऑफ ए, और इसका अपोजिट है कोटेंजेंट ऑफ ए। तो बच्चों 3 रेशो तो डायरेक्ट रेशो हैं और 3 उनके कैसे हैं? अपोजिट रेशो हैं। ये नाम इनका साइन है, फिर एक कोसाइन है, एक टेंजेंट है, एक कोटेंजेंट है, एक सेकेंट है, दूसरा कोसेकेंट है। तो ये को की मिस्ट्री क्या है? ये को क्यों जोड़ दिया गया है? सेकेंड में को जोड़ दिया, कोसेकेंट हो गया, टेंजेंट में को जोड़ दिया, कोटेंजेंट हो गया, और साइन में को जोड़ दिया, कोसाइन हो गया। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में। तो बच्चों जो आपके पास पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं एस आई यानी साइन, इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है फिर एस आई एन ऑफ ए, तो साइन ए। ये एस आई एन सिन नहीं है, ये साइन है। सिन का मतलब पाप होता है। और ये रहा आपके पास कोसाइन ए, शॉर्ट में बोलेंगे इसको कॉस ए। ये रहा टेंजेंट ए, शॉर्ट में बोलेंगे इसको टेन ए। और ये रहा आपके पास कोसेकेंट ए, इसको शॉर्ट में बोला जाएगा कोसेक ए। सेकेंट ए, शॉर्ट में बोलेंगे इसे सेक ए।
और कोटेंजेंट ए, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम कॉट ए। तो बेसिकली हमारे पास ये 6 टी रेशो हुए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ए क्यों लगाया है? ए एंगल रेफरेंस एंगल है। अगर आप एंगल चेंज करेंगे, सी दूसरा एंगल ले लेंगे, तो आपके पास फिर साइड्स चेंज हो जाएंगे, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। इसका अपोजिट ये रहा, इसके अपोजिट ये रहा और इसके अपोजिट ये रहा। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि टी रेशो क्या होते हैं। बेसिकली वो 3 ही होते हैं, 3 उनके रिवर्स होते हैं, तो हमें 6 की जरूरत थी नहीं, पर ठीक है सिलेबस में तो 6 के 6 पढ़ लेंगे, पर हमारा काम 3 चल जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे ले जाएंगे और आपके पास अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसे पोस्ट करें और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको उसको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करें। तो बच्चों अगली क्लास कल होगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।